इस समय नेपाल जल रहा है। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम हाउस तक आंदोलनकारी भीड़ का कब्जा है और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। यह आंदोलन इतना भीषण है कि पहले ओली सरकार के 5 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद खुद पीएम ओली ने भी पद को त्याग दिया। सेना की सलाह पर वह पद छोड़कर अलग हो गए, लेकिन अब भी स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सलाह दी है कि नेपाल न जाएं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। फिलहाल नेपाल में हालात संभालने का इंतजार है। इस आंदोलन के पीछे जेन जेड की जिम्मेदारी है। जेन जेड किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार जनरेशन वाई के बाद पैदा होने वाले बच्चे जनरेशन जेड कहलाते हैं। इनके जन्म के वर्षों को 1997 से 2012 और 2015 के अंतराल में बांटा गया। इसके बाद की पीढ़ी को जनरेशन अल्फा कहा जाता है। जेन जेड को लेकर कहा जाता है कि यह ऐसी पीढ़ी है जिसने पैदा होते ही या फिर होश संभालते ही इंटरनेट पर काम किया। इस पीढ़ी को लैपटॉप, आईफोन जैसे गैजेट मिले तो वहीं 5G स्पीड का इंटरनेट भी मिला। सोशल मीडिया की कई प्लेटफॉर्म पर इन लोगों को किशोरावस्था में ही एक्सेस मिली है। इस कारण यह अपनी पुरानी पीढ़ियों की तुलना में सबसे ज़्यादा टेक सेवी हैं। यही वजह है कि जब नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगी तो इस पीढ़ी का गुस्सा भड़क गया। इस पीढ़ी को टेक सेवी यानी तेजी से तकनीक को अपनाने वाला माना जाता है। ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट इनके जीवन का सामान्य हिस्सा है। इसके अलावा समाज में समय व्यतीत करने के साथ ही सोशल मीडिया पर वक्त गुजारना भी इनकी ज़िंदगी में सामान्य है। ऐसे में जब इन प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगी तो नेपाल में युवा भड़क गए। नेपाल का केस यह भी समझने के लिए पर्याप्त है कि कैसे टेक कंपनियां हमारे जीवन में दखल दे चुकी हैं और उनके प्रोडक्ट के बिना लोग अपनी ज़िंदगी दुश्वार समझने लगे हैं। इस पीढ़ी की एक खासियत यह भी है कि इसने पुराने दौर के भेदभाव या फिर वर्ग भेद को नहीं देखा। ऐसे में किसी भी तरह के भेदभाव और असमानता का खुलकर विरोध करते हैं। यह पीढ़ी विविधता, समावेश और सामाजिक न्याय पर ज़्यादा ध्यान देती है। जेंडर इक्वेलिटी, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार जैसे मुद्दों को लेकर जागरूक रहते हैं। पारंपरिक नौकरी की बजाय फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप और क्रिएटिव करियर की ओर झुकाव रखते हैं। इसका अर्थ है कि पहले की तरह नौकरियों में सुरक्षा खोजने की बजाय अपने स्तर पर भी कुछ करने के प्रयास करते हैं। इस पीढ़ी को मिलेनियल्स की तुलना में ज़्यादा प्रैक्टिकल और सेविंग ओरिएंटेड भी माना जाता है। जेन जेड को लेकर कहा जाता है कि यह ऐसी पीढ़ी है जिसने पैदा होते ही या फिर होश संभालते ही इंटरनेट पर काम किया। इस पीढ़ी को लैपटॉप, आईफोन जैसे गैजेट मिले तो वहीं 5G स्पीड का इंटरनेट भी मिला। भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है। यहाँ जेन जेड की आबादी बहुत बड़ी है। भारत में अनुमानित तौर पर करीब 37 करोड़ जेन जेड के सदस्य रहते हैं, जो देश की आबादी के 27% से भी ज़्यादा हैं। इनकी विशेषताएं इन्हें पुरानी पीढ़ियों से अलग बनाती है। जेन जेड न केवल उपभोक्ता और वर्कर के रूप में सक्रिय हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की अगुवाई कर रही है। ये सोशल मीडिया को एक्टिविज्म का हथियार बनाती है, जैसे टिकटॉक पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना या इंस्टाग्राम पर जागरूकता फैलाना। पीयू रिसर्च के अनुसार ये क्लाइमेट चेंज कर सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं और उससे संबंधित प्रोटेस्ट में काफ़ी हिस्सा लेते हैं। कुल मिलाकर जेन जेड दुनिया को बदल रही है। प्रोटेस्ट से पॉलिसी तक, डिजिटल से रियल वर्ल्ड तक ये चुनौतियों का सामना कर रही हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटी से सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। जेन जेड के बाद की पीढ़ी को जनरेशन अल्फा कहा जाता है। यह नाम ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर मार्क मैक्रिंडल ने 2008 में दिया था, जो ग्रीक अल्फ़ाबेट के पहले अक्षर अल्फा से लिया गया है। यह पीढ़ी पूरी तरह से 21वीं शताब्दी में पैदा हुई पहली पीढ़ी है। इन्हें 2013 से लेकर 2025 तक माना जाता है। 2025 के बाद जो पीढ़ी शुरू होगी उसको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। 2025 से 2039 तक चलेगी। जेन जेड से जेन अल्फा और ज़्यादा एक्टिव है। यह पीढ़ी जेन जेड से भी अधिक तकनीक केंद्रित है। ये जन्म से ही स्मार्टफोन, एआई और डिजिटल वर्ल्ड में पली बढ़ी हैं। मैक्रिंडल रिसर्च के अनुसार ये सबसे समृद्ध, तकनीकी रूप से सक्षम और लंबी उम्र वाली पीढ़ी होंगी। ये शिक्षा में लंबा समय बिताएंगी, कम उम्र में कमाई शुरू करेंगी और माता पिता के साथ ज़्यादा देर रहेंगी। जेन अल्फा को आईपैड किड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये टैबलेट और स्क्रीन्स के साथ बड़े हो रहे हैं।